मेरे साथ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मारूफ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ फराज साहब। बवासीर ये इतना बड़ा मसला है और कब्ज़, और लोग मुतद्दिद आते हैं मेरे पास कि इसका कुछ बता दें, और लोग फिर कंफ्यूज करते हैं एनल फिशर को रियल टाइम बवासीर के साथ बादी और खूनी कह के। तो सर पहले तो ये बताएं कि बवासीर है क्या और इसका किस तरह जो है हम आगे तदारुक करते हैं, वो फिर आगे बात करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बवासीर जो है अक्सर लोग, जैसे आपने कहा कि अपनी एक टर्म यूज़ करते हैं कि खूनी बवासीर क्या है और बादी बवासीर। और तो जो बादी बवासीर होती है बेसिकली अगर हम अपनी टर्मिनोलॉजी में देखें तो उसको हम एनल फिशर कहते हैं। उसमें पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी होती है। कॉन्स्टिपेशन एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ये एनल फिशर डिवेलप होता है। और इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है, अगर ऑलमोस्ट ब्लीडिंग ना होने के बराबर होती है। और जो दूसरी है खूनी बवासीर, उसमें पेशेंट ब्लीड करता है। वो टिपिकली अगर हम कहें ना बवासीर या हेमराइड्स जिसको हम कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में आकर, या पाइल्स कहते हैं, तो वो बेसिकली यही कंडीशन होती है, इसमें ब्लीडिंग होती है। अगर देखा जाए तो इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 वो होती है जिसमें सिर्फ आपको ब्लीडिंग होती है और उसका कलर रेड होता है, जैसे फ्रेश रेड कलर, जैसे किसी चीज़ को आपने ज़िबा किया और उसका जो ब्लड है। ये होती है स्टेज 1। इसमें आपके जो हेमराइड्स होते हैं या पाइल्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, और जब आप पखाना करते हैं, डेफिकेट करते हैं, तो वो बाहर नहीं आते और कतरे के और ब्लीडिंग होती है सिंपल। और जो दूसरी स्टेज होती है उसमें आप ये देख लें कि आपकी ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन उसमें जो आपके पाइल्स अंदर होते हैं वो ड्यूरिंग डेफिकेशन या पखाने के दौरान वो बाहर आते हैं, लेकिन पखाना करने के बाद वो खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें ऐसे है कि आपके वो जो पाइल्स हैं वो डेफिनेटली बाहर आते हैं पखाने के दौरान, लेकिन पखाना करने के बाद वो खुद नहीं जाते, उनको आपको हाथ से पुश करना पड़ता है। और जो आखिरी स्टेज होती है बवासीर की, चौथी जिसको हम कह सकते हैं, उसमें ये होता है कि जो आपके बवासीर के जो पाइल्स होते हैं वो बाहर रहते हैं राउंड दी क्लॉक। उसका कोई ताल्लुक नहीं है पखाने से, पखाना करने के दौरान आएंगे नहीं है, वो 24 घंटे बाहर ही रहते हैं। तो ये बेसिकली एक बवासीर होती है आकर, जिसको खूनी बवासीर भी कहा जाता है। लेकिन ये पहली स्टेजेस होती हैं, पहली या दूसरी स्टेज उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, लेकिन जो एडवांस स्टेज होती है तो उस पर ब्लीडिंग कम हो जाती है, जबकि दूसरी कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। और जो बादी बवासीर है वो बेसिकली पेनफुल डेफिकेशन होती है, और जिसमें पेन होता है पेशेंट को, ब्लीडिंग नहीं होती, और वो एनल फिशर होता है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन दोनों की तशखीस करना, कि पहले तशखीस करें कि क्या ये एनल फिशर है या हेमराइड्स या बवासीर है, और उसके बाद इसलिए कि इनका फिर आगे इलाज भी उसके मुताबिक होता है। एनल फिशर की ट्रीटमेंट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है जो बवासीर, जिसको हम खूनी बवासीर कहते हैं, उससे। तो इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही। तो कुछ लोग सर ये जिनको चीरा लग गया नीचे, यानी एनल फिशर आ गया, अब इसमें जाहिर है लोग सर्जरी पे इतनी नहीं जाते, उनको बाद में इनकॉन्टिनेंस के मसले भी हो जाते हैं, तो हम तो उसको सिम्टोमेटिकली ऑब्वियसली मैनेज कर लेंगे कंजर्वेटिवली। किस हद पे एनल फिशर को फिर सर्जरी की तरफ ले जाना चाहिए, सर्जन कहाँ इंटरवीन करेगा? देखिए, इसकी इनिशियल ट्रीटमेंट तो आपने बताया कि हमें कंजर्वेटिव होती है, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कोई डाइटरी हैबिट्स अपनी चेंज करने का कहें, जैसे कि अच्छी फाइबर डाइट ले, पानी ज़्यादा मिकदार में पिए, और उसके साथ हम कुछ थोड़े से एनाल्जेसिक्स भी देते हैं, और कुछ ऐसी लोकल एप्लीकेशंस होती हैं जो वहीं पे लगाई जाती हैं। तो ये वो ट्रीटमेंट है जो हम इन पेशेंट्स को देते हैं। हमने ये देखा है कि अगर एक्यूट हो, मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसमें मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट्स जो है ना ठीक हो जाते हैं, सेटल कर जाते हैं। और अगर साथ साथ इनकी अगर उसकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है, कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, कब्ज़ ठीक हो जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्यूट एनल फिशर जो है वो ठीक हो जाता है। और बार बार ये प्रॉब्लम आ रही हो और पेशेंट्स को रिलीफ ना मिल रहा हो आपकी इन कंजर्वेटिव मेजर्स के साथ, तो मैं डेफिनेटली ऑपरेटिव इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। सही। सर ये बताएं कि बवासीर का ये जो एनल फिशर है, अब ये एनल फिशर अलग चीज़ है, बवासीर यानी पाइल्स हेमोरॉइड्स अलग चीज़ हैं। तो टेक्निकली जिसे आप बादी या पेनफुल कह रहे होते हैं उसको देखें कि वो एनल फिशर है, और फिर जहाँ खून आ रहा है, कतरे गिर रहे हैं, फ्रेश कतरे गिर रहे हैं, वो रियल टाइम बवासीर है। अब उसमें अगर वो अंदर है तब तो हम कोलोनोस्कोपी डाल के अंदर से हेमोरॉइडल बैंडिंग कर देते हैं, टांके लगा देते हैं। अब इसमें बताएं सर्जन कहाँ आएगा, सर्जन किस स्टेज ऑफ हेमोरॉइड्स पे, पाइल्स पे सर्जन इंटरवीन करेगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनिशियल स्टेजेस पे तो हम वैसे अपनी वही अच्छी फाइबर डाइट इसमें भी हम एडवाइस कर रहे होते हैं, इसमें भी कह रहे होते हैं कि पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड करे, और ये भी कह रहे होते हैं कि कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं पेशेंट को समटाइम्स, जिनकी वजह से थोड़ा सा बवासीर डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई क्रोनिक कफ है आकर, और या कोई एब्डोमेन में कोई ऐसा इशू है, कोई ट्यूमर है बड़ा सारा, और जिसकी वजह से एंटी एब्डोमेन प्रेशर रेज होता है,
तो इनको हम मैनेज कर लें आके तो ये कंडीशन वैसे भी मैनेज हो जाती है। लेकिन हम कहाँ पे इंटरवीन करते हैं, वहाँ पे कर रहे होते हैं कि यूजली स्टेज 3 या 4 होती है, तो उसमें हम डेफिनेटली हमें इंटरवीन करना पड़ता है और उससे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो हम लेते हैं। लेकिन आजकल तो कहते हैं जी कि बड़ी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, तो इवन इसके लिए बवासीर के लिए अब लेटेस्ट क्या आया हुआ है? मतलब सर्जरी में क्या स्टेपल करते हैं, क्या करते हैं, लेटेस्ट क्या है? पहले तो हम ऐसे करते थे कि अगर हमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन ही लेनी है तो हमें एक हेमरेक्टमी होती थी, जिसको हम कहते थे ओपन हेमरेक्टमी होती थी या क्लोज हेमरेक्टमी होती थी। ये वो प्रोसीजर है जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा था। उसके बाद आपने देखा कि दरमियान में फिर बेंडिंग लाइगेशन भी आ गई। इनिशियल फेजेस में स्टेज 1 या 2 के जो होते थे उनको हम बैंड लगा देते थे, अगर उससे भी कुछ अफाका हो जाता था कुछ पेशेंट्स को। और उसके बाद फिर लेटर उसके बाद जो नई चीज़ आई वो आई स्टेपल्ड हेमेडेक्टमी आकर। एक गन होती थी, इस गन को हम इंड्यूस करते थे और वो इन सबको एक्साइज भी कर देती थी और स्टेपल भी कर देती थी। इसको हम कहते हैं स्टेपल्ड हेमेडेक्टमी, और ये काफ़ी फेमस भी, काफ़ी पॉपुलर भी हुई और काफ़ी अभी चल भी रहा है। और उसके बाद अब लेटेस्ट अगर आप देखें तो आजकल लेज़र आ गया है। लेज़र? हाँ जी, लेज़र बिल्कुल आ गया। तो लेज़र से भी हम आजकल हेमराइड्स को मैनेज करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, तो लेज़र से क्या करते हैं? बवासीर को या हेमोरॉइड्स को जला देते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल हाँ, लेज़र को डेफिनेटली उसमें हम कोई खास एक एनर्जी होती है जो आप एक जनरेटर होता है वो प्रोड्यूस करता है, और जो लेज़र प्रोब होती है उसको हम वहाँ पे अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और वो लेज़र प्रोब डिलीवर करती है, एनर्जी डिलीवर करती है, और वो जो हेमराइड्स होते हैं और वो डेफिनेटली उसके बाद फिर वो कोएगुलेट हो जाते हैं और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाते हैं। सर, बावल हैबिट्स पर बात करते हैं। ये जो हमारे यहाँ लोगों की रेटिक लाइफस्टाइल्स हैं, ना सोने का पता है ना उठने का पता है, तो वो रेगुलर सुबह जो बाथरूम जाना है, डेफिकेट करना है, वो आदत ही नहीं रही। और फिर हर वक्त सिटिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्टिव है नहीं, एक्सरसाइज है नहीं, और फिर ये जंक फूड सारा जो कि ऑयल से भरा हुआ है, गंदे तेल से भरा हुआ है, इसकी वजह से भी लोगों को कब्ज़, अभारापन, ये सारा कुछ रहता है। और अल्टीमेटली ज़ोर लगाते हैं, सुबह बाथरूम में पखाना नहीं आता, ये सारा चीज़ें करते रहते हैं, उसकी वजह से भी नीचे जो बवासीर और ये चीज़ें एग्रेवेट होती हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हमारी ये जो बावल हैबिट्स और रेगुलर नहीं है और ये खाने पीने की और सोने की आदत ख़राब है, ये कितना बवासीर जैसी बीमारियों को प्रोवोक करती हैं? डेफिनेटली ये बिल्कुल, तो आपने सारा जो भी एक्सप्लेन किया है ये सारी बिल्कुल ठीक है। और मेन वजह यह है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से आपकी जब आपकी डाइटरी हैबिट्स चेंज होती हैं तो फिर आपकी डेफिकेटरी हैबिट्स जो आपको स्टूल पास करने की, वो भी उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और कॉन्स्टिपेशन ज़ाहिर है होता है। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये खूनी भी और बादी बवासीर जो आम टर्म में, जिसको हम अपनी टर्म में कहते हैं कि एनल फिशर या हेमराइड्स, तो डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर रखेंगे, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम इन चीज़ों से अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर हम कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर लें तो मेरा ख्याल है कि जो पेरी एनल या एनल रीजन की जो पैथोलॉजीज़ हैं आकर हम काफ़ी हद तक उसको मैनेज कर सकते हैं। सही सही सही। यानी कि इन दी एंड योर लाइफस्टाइल मैटर्स। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो शायद सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ प्रोफेसर मसूद और फराज साहब से। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से, जो सिंध में अंदर बैठा है, इंटीरियर में बलूचिस्तान बैठा है, कितने लोगों का भला होगा। और ये बलूचिस्तान और सिंध के लोग स्पेशली सुन लें, ये जो तुम लांडी खाते हो ना, टिका टिका के खाते हो, एदा भी ख्याल करो, खाने फाइबर्स ज़्यादा शामिल करो, सलाद खाओ। ये सब्जियां जड़ियां ये जड़ा सी डाइट तो दूर कर देती हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब से हम लोग, मुझे अब सर सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी ना ये ट्रेंड अब इतना ज़्यादा आ गया है ना, लोग अब फास्ट फूड की तरफ, वहाँ भी पिज़्ज़े खुल गई हैं दुकानें। आप जाएं, मैं तो रह के आया हूँ 2-2.5 साल सिंध, लोगों को वहाँ भी अब, पहले बेचारे इतने अच्छा नेचुरल डाइट खाते थे, सब्जियाँ खाते थे, ये इंटीरियर सिंध में ये आलू भी और ये चीज़ें बड़ी मशहूर थी, अब वो भी इन कामों पे लग गए हैं। पिज़्ज़ा खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, कि ये जिंगर खाएंगे, और बिल्कुल लग गए हैं अब इस चीज़। देखिए ना, डेफिनेटली इनकी वजह से देखें दो ही तो चीज़ें हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को डैमेज किया। एक हमारा लाइफस्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे आपने कहा, दूसरा हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं। सारी जंक फूड्स पे चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं? वेजिटेबल्स आकर नहीं, वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं, तो दैट इज़ वही आकर हमारे जो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं हमें आकर, जो हमारी डिजीज़ेज़ हैं आकर, आप देख लें कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो इनसे एफिलिएटेड ना हो आके सारा। फैटी लिवर, मोटापा, एग्जैक्टली कार्डियक इश्यूज को देख लें, हाइपरटेंशन को देख लें आप आकर। उसके बाद आप ये इवन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, जो पेरिएनल पैथोलॉजीज हैं आकर, उनके साथ इन सब चीज़ों का ताल्लुक है आकर। तो डेफिनेटली हमें अपने सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि सर, जैसे ही माँ है बीमारियों की मोटापा, जैसे ही ये खाएंगे जंक, ओबेसिटी आएगी, उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक्स है, फिर ये सब कुछ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियाँ, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आकर।
हमें चेंज करना चाहिए अपनी अपना हैबिट्स को। लाइफस्टाइल चेंज करें। थैंक यू वेरी मच।